हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। कल तक हमने आपको मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के विषय में पढ़ाया। आज हम आपको प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के विषय में पढ़ाएंगे। उस समय प्राचीन भारत में हखामनी ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं हखामनी ईरानी आक्रमण के विषय में। उससे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी क्या स्थिति बनी भारत में जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ। तो प्राक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण था। यह क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसमें कंबोज, गांधार, मद्र इत्यादि प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन कर सके, जैसे मगध साम्राज्य में थी। यह संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित था। ऐसी स्थिति में विदेशी लोगों का ध्यान भारत के इस भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप यह प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ, एक हखामनी ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। सर्वप्रथम भारत में विदेशी आक्रमण हखामनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय, जिनका कालक्रम 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व था। साइरस द्वितीय ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः उसने थोड़े ही समय में पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की। साइरस ने कपीशा नगर को ध्वस्त किया। साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई। उसका पुत्र कैम्बिसेस द्वितीय, जिनका कालक्रम 529 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व था, उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। यह गृह युद्धों में ही उलझा रहा। इसके समय में हखामनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार न हो सका। अब बात करते हैं इस वंश के प्रमुख शासक दारा प्रथम के विषय में, जिसे डेरियस प्रथम भी कहते हैं। इसका कालक्रम 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व रहा। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम को प्राप्त हुई। दारा के एक यूनानी सेनापति स्काईलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मरकान तटों का पता लगाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। कंबोज और गांधार पर भी उसका अधिकार था। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया। अब बात करते हैं इस वंश के प्रमुख शासक शयार्स अथवा ज़रक्सीज के विषय में, जिसका कालक्रम 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व रहा। यह दारा का पुत्र था। इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त हो गया। इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किया था। ज़रक्सीज के उत्तराधिकारी तथा पारसी साम्राज्य का विनाश। ज़रक्सीज की मृत्यु के पश्चात उसके तात्कालिक उत्तराधिकारी अर्तज़रक्सीज प्रथम, अर्तज़रक्सीज द्वितीय हुए, जिन्होंने दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा। पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय, जिसका कालक्रम 360 से 330 ईसा पूर्व रहा था। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला या गोगामेला के युद्ध, जो 331 ईसा पूर्व में हुआ, बुरी तरह परास्त किया। इस प्रकार हखामनी ईरानियों का साम्राज्य भारत से खत्म हो गया। अब बात करते हैं हखामनी यानी ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण के क्या कारण रहे। ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता और राज्य विस्तार की उनकी नीति के फलस्वरूप उन्होंने अपने राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर किया। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की, जैसा कि हमने बताया, अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां, यह क्षेत्रीय
राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ पर कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व, उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की उनकी इच्छा शक्ति। अब बात करते हैं हखामनी ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव रहा। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि स्काईलैक्स ने सिंधु नदी से समुद्र में उतरकर अरब और मरकान तट का पता लगाया। इस प्रकार इन तटों के पता लगाने से समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। फिलिप द्वितीय जो सिकंदर के पिता थे, 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, जिनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। तत्पश्चात 20 वर्ष की अल्पायु में सिकंदर शासक बना। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का भारत आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख, बैक्ट्रिया जिसे कहते हैं, यानी वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र जीतने के बाद वो काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत में खैबर दर्रा पार करके भारत आया। सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 माह का समय लगा। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मसग्ग थी। में सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए। यूनानी लेखन से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पोरस की पराजय हुई। 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक को, बल्कि ईरान को भी जीत लिया और ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। वह भारत की अपार संपत्ति पर ललचाया था। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की, जिसमें पहला है निकैया और दूसरा बऊ-केफला। निकैया की स्थापना उसने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में की और बऊ-केफला का नाम उसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में बीमारी से हो गई। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, ऑनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। अब बात करते हैं भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण रहे। प्रमुख कारण भारत में किसी एक केंद्रीय शक्ति का अभाव था। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ यानी पश्चिमोत्तर भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जैसे कंबोज, गांधार, मद्र इत्यादि, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। सिकंदर की शक्तिशाली सेना, जिसमें तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी, साथ ही आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण बना। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव रहा, आप उसकी चर्चा करेंगे। यूनानियों से क्षत्रप प्रणाली व मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया भारतीयों ने। उलूक शैली के सिक्के इसी के यानी यूनानियों के ही प्रभाव के परिणाम थे। गांधार शैली की कला का विकास, जिसमें भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है, उसका विकास हुआ। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल व जल मार्ग खुले व भारत यूनान के बीच संपर्क बढ़ा। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।
माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली को थोड़ा बहुत देखा था और उसका कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया था, जिससे उसे नंद वंश की सत्ता को उखाड़ने में सहायता मिली। इस प्रकार आज हमने आपको प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमण, जिसमें हखामनी, ईरानी और यूनानी आक्रमण सम्मिलित हैं, के बारे में आपको जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। कल हम आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे।